रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। हो राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। कांटों पे चल के ही मिलेंगे हमें साए बाहर के। यही जीवन की सत्यता है। हर सफलता के पीछे बहुत मुश्किलें छुपी होती है। उन मुश्किलों को पार करके ही हम सफल हो पाते हैं। तो हमने भी सोच लिया है कि इस साल हम कोविड के इस समय में जितनी भी मुश्किलें आए सबका सामना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और अगले साल जो हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें हम काफ़ी अच्छी मेहनत करके और पूरे 100 में से 100 मार्क्स लाने का टारगेट हमारा बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट कर लेते हैं हमारा टॉपिक। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबको, और कोटा डॉट एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। आपको अगर मेरी वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे जुड़े हुए हमारे गाउस का नियम हमें आगे पढ़ना है, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस मींस डेरिवेशन हमारे आने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक ये होने जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि गाउस के नियम से एक डेरिवेशन परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है बड़े नंबर का। तो आपको बहुत ध्यान से टॉपिक समझना है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, टॉपिक 1.10 है अपना। और इसको समझने के पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के पहले हम यहाँ पर एक टर्म समझेंगे, क्षेत्रफल सदिश, जिसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया का नाम तो आपने सुना होगा, कोई भी क्षेत्रफल, जैसे बोर्ड अपना एक क्षेत्रफल रखता है, पर क्षेत्रफल को सदिश से भी व्यक्त किया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल को सदिश से व्यक्त कैसे करते हैं। क्षेत्रफल सदिश को ए वेक्टर या एस वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। बहुत से लेखक ए वेक्टर से भी लिखते हैं और बहुत से लेखक एस का मतलब सरफेस से, एस का मतलब सरफेस से लेकर एस वेक्टर से भी लिखते हैं। तो इसको वेक्टर फॉर्म लगाने का मतलब है कि हमें इसमें डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ए वेक्टर बराबर होता है ए इंटू एन कैप। ए इंटू एन कैप का क्या मतलब है कि ए वेक्टर का परिमाण तो ए है और एन कैप इसकी डायरेक्शन है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एन कैप ए की दिशा को प्रदर्शित करता है जो ए के पृष्ठ के लंबवत ली जाती है। जो भी पृष्ठ आपने लिया है, जो भी एरिया आपने लिया है, उसके लंबवत ली जाती है। ये आप चीज़ ध्यान से समझना। देखो जैसे मान लो मैंने एक यहाँ एरिया ड्रॉ किया है, देखो आप ये, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये तो एरिया हो गया, मतलब ये हमारा पृष्ठ हो गया, ठीक है ना। इस पृष्ठ के लंबवत एरिया वेक्टर रहेगा। तो आप देखो एक लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पर, ये एरिया वेक्टर को बता रही है, मतलब ये सदिश जो है एरिया वेक्टर है, जिसको क्षेत्रफल सदिश कहेंगे, और ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। स्टूडेंट बहुत सी बार यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं पृष्ठ में, और पृष्ठ के लंबवत होने में कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सी बार वो इस तरह से पूछ लेता है कि हम डायरेक्शन को गलत रख देते हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ समझना है कि पृष्ठ की डायरेक्शन अलग होती है। जैसे पृष्ठ है तो पृष्ठ की डायरेक्शन तो ये पृष्ठ के अनुदिश ही रहेगी, ठीक है ना। और क्षेत्रफल सदिश लेना है आपको, तो उसकी डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत ली जाती है। तो ये ध्यान रखो हमेशा कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा हमें पृष्ठ के लंबवत ही लेना है, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर को कभी कभी सिचुएशन के आधार पे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे मान लो आपके पास बहुत छोटा सा, जैसे मान लो ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड के मैं छोटे छोटे से पीस कर दूं, इस तरीके से टुकड़े कर दूं, मैं इस तरीके से बहुत सारे टुकड़े अपन कर दें इस बोर्ड के। तो मान लो इसमें जो छोटा सा टुकड़ा है, इसको अपन क्या कहेंगे, ये है एक छोटा क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसको अपन अंतराल के लिए मतलब होता है कि कोई अल्प क्षेत्रफल है, ठीक है ना, अल्प क्षेत्रफल है। तो अल्प क्षेत्रफल के लिए हम इसको एक ही जगह डेल्टा ए वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है ना। अगर छोटे क्षेत्रफल हो तो उनके लिए ऐसा लिखते हैं। और एक और होता है अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश का मतलब होता है अनंत सूक्ष्म। मान लो अनंत सूक्ष्म मतलब इसके अपन इतने छोटे टुकड़े कर दें, इतना छोटा टुकड़ा कर दें कि उस टुकड़े का आकार इनफाइनाइटली मतलब अनंत रूप से सूक्ष्म हो जाए।
इन्फिनिटी सूक्ष्म हो जाए ऐसा टुकड़ा अपन कर दें, मतलब इसके टुकड़े इतने करते जाए, इतने छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं कि अंतिम टुकड़ा हमें जो मिले वो बिल्कुल अत्यंत सूक्ष्म हो, उसकी सूक्ष्मता अनंत की ओर बढ़ रही हो, ठीक है ना, इतना सूक्ष्म हो, उस केस में फिर अपन उसको डीए वेक्टर लिखते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स में कभी तो जैसे मान लो ए वेक्टर यूज कर लेता है, कभी डेल्टा ए लिख देता है, कभी डी लिख देता है, तो स्टूडेंट वहाँ बहुत सी बार कन्फ्यूज हो जाता है कि ये पता नहीं क्या लिखते रहते हैं, अपने हिसाब से लिखते रहते हैं, हमें तो समझ में आता ही नहीं है, कभी डी लिख देते हैं, कभी डेल्टा लिख देते हैं। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है अपने को, बहुत सिंपल है। आपको सिचुएशन देखना है कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है। आपको सिंपली केवल एरिया की बात कर रहा है तो आप सिंपली एरिया वेक्टर लिख दो। वहाँ अल्पांश की बात कर रहा है कि हमने बहुत छोटे छोटे से टुकड़े कर रखे हैं, बहुत अल्पांश मतलब इतने सूक्ष्म टुकड़े कर रखे हैं कि जिनकी सूक्ष्मता अनंत की ओर जा रही है, तो उसके लिए फिर अपन डीए यूज करेंगे या डीएस यूज करेंगे। जैसे डीए की जगह अपन डीएस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर मान लो अल्पांश से थोड़ा बड़ा है एरिया है, ठीक है ना, थोड़ा अल्प क्षेत्रफल है, तो उनके लिए फिर अपन डेल्टा यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको क्षेत्रफल सदिश और अच्छा समझ में आए, ठीक है। तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ। तो एरिया वेक्टर को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ रखा है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे ये एक्स अक्ष होती है तो इसकी तरफ आप यूनिट वेक्टर आई कैप मानते हैं, ठीक है ना, और वाई की तरफ आप जे कैप मानते हैं, और जेड की तरफ आप के कैप मानते हैं। ये मानक इकाई सदिश कहलाते हैं। और जनरली क्या होता है कि फिजिक्स में कोई भी चीज़ को आपको समझाया जाता है तो उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझाया जाता है, ठीक है ना। कोई भी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की जाती है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही क्रिएट की जाती है। अब मान लो आपके पास कोई एरिया है, देखो आप ये पहला चित्र देख रहे होंगे, इसमें कोई एरिया है आपके पास, ये जो 10 मीटर स्क्वायर है। अब आपको इस एरिया को एरिया वेक्टर के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप। तो देखो यहाँ पर आपको सिचुएशन समझना है कि आप इसको 3D में देखना पड़ेगा आपको कि कैसे रखा हुआ है। तो 3D में ये एक्चुअल में बोर्ड के लंबवत रखा हुआ है। देखो मेरे पास ये एक रिंग है, ठीक है ना, प्लेट टाइप है, मतलब डिस्क है एक। तो इससे मैं समझाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन अगर आप देखोगे, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से आएगी, ठीक है ना। इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरीके की है। पर अभी फिलहाल मैं इसको इस तरह से मान लेता हूँ, मानक एक्स दिशा में, मानक एक्स दिशा में इसकी डायरेक्शन जा रही है। तो हम इसका यूनिट वेक्टर आई कैप यूज कर सकते हैं। इसका यूनिट वेक्टर हम क्या ले सकते हैं, आई कैप। तो जब इसको मैं एरिया वेक्टर के रूप में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। एरिया वेक्टर बराबर बनेगा ए इंटू आई कैप, और ए की वैल्यू जो रहेगी वो 10 रहेगी, तो इसको अपन सदिश रूप में 10 आई कैप लिख सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो आपको यही चीज़ समझनी है कि ये तो क्षेत्रफल है, जो जैसे मेरे हाथ से भी समझा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ये तो क्षेत्रफल है, तो ये तो क्षेत्रफल है, तो इसकी डायरेक्शन अलग चीज़ होती है। और एरिया वेक्टर जो है वो आपके क्षेत्रफल के लंबवत है, मतलब पृष्ठ के लंबवत है। तो बस यही कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको ध्यान रखना है कि पृष्ठ अलग चीज़ होती है और पृष्ठ के लंबवत जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो अलग होता है। पृष्ठ की दिशा बताने का काम करता है क्षेत्रफल सदिश। जनरली स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिए हैं आपके लिए। अब देखो, जैसे मान लो इसी एरिया को अपन ऐसे रख दें, इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, या तो ऊपर आएगी या नीचे आएगी, ठीक है ना। वो अपन जब विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा किस तरफ लेनी है आपको। अभी फिलहाल आप ऊपर की तरफ मान लो इस डायरेक्शन को, तो अपन ऐसे ऊपर की तरफ मानेंगे इस डायरेक्शन को यहाँ पर। तो ये वाई दिशा में जा रहा है, देखो, तो ये वाई दिशा में यूनिट वेक्टर क्या आएगा, जे कैप। ये जे कैप अपन एन कैप से, अपना जो मूल फॉर्मूला था ना, मूल फॉर्मूला हमारे पास था ए वेक्टर बराबर ए एन कैप। तो ये एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो ये मानक दिशा से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ एन कैप मानक दिशा में जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ए वेक्टर बराबर हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू जे कैप, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की ओर है, ऐसे यहाँ पर इस तरफ से आ गई है। अब देखो तीसरा और बनाया मैंने। तीसरे में मैंने आपको तिरछा नहीं दिखाया है, इसको बिल्कुल ये फ्लैट है। फ्लैट होने का मतलब है कि ये बोर्ड के तल में है, कुछ इस तरीके से रिंग जैसे मेरे पास है, तो इस रिंग से अपन समझे तो बोर्ड के तल में है। तो ये तो अपना एरिया हो गया। तो इसके लंबवत अगर हम देखेंगे तो ऐसे बाहर आएगा, ये बोर्ड से बाहर आएगा, ये बोर्ड के तल से बाहर आएगा। इसको बोलते हैं जेड डायरेक्शन, मतलब जेड की दिशा में होना। तो अपन इसको अगर अपन लिखेंगे यहाँ पर, तो हम ए वेक्टर बराबर लिख सकते हैं हम 10 इंटू के कैप।
अब उसको दिखाने के लिए आप चाहो तो डॉटेड का यूज कर सकते हो इस तरीके से, डॉट, क्योंकि बाहर आप इस तरह से बोर्ड के बाहर तो कैसे लिखोगे आप, तो उसको फिर डॉट से दिखाया जाता है, तो ये अपना एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, एरिया वेक्टर कैसे निकालना है हमें, क्षेत्रफल सदिश कैसे निकालना है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही लेना है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना विद्युत फ्लक्स स्टार्ट करता हूँ। तो आ गया हमारा टॉपिक अब विद्युत फ्लक्स, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स जो है ये एक प्रकार से किसी क्षेत्रफल से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का मापन करता है, मतलब उनकी काउंटिंग करता है। जैसे अपन समझे कि मान लो किसी ऐसी जगह पर अपन आ गए हैं जहाँ पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, मतलब वहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी निकल रही होगी, अगर विद्युत क्षेत्र है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उपस्थित होगी। अब उसके अंदर हमने कोई एरिया ड्रॉ कर लिया या कोई एरिया हमने उसके अंदर वहाँ रख दिया, तो क्या होगा, उस एरिया से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलने लग जाएगी, तो जितनी निकलेगी उनकी संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। देखो अपन यहाँ पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से, मतलब विद्युत क्षेत्र वहाँ होना चाहिए, और उसमें स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। मतलब विद्युत फ्लक्स क्या करता है, क्षेत्र रेखाओं की संख्या को काउंट करता है, उस एरिया में से कितनी रेखाएं निकल रही है उसकी काउंटिंग ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है, और इसे हम फाई से लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इसको मैथमेटिक्स में हम लिखें तो मैथमेटिक्स में अपन कैसे लिख सकते हैं कि मान लो हमारा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है और हमारा क्षेत्रफल जो है वह एस वेक्टर है, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश से लिखा गया है, एस वेक्टर है, ए वेक्टर से भी ले लेते हैं बहुत से लेखक, मैं यहाँ पर एस वेक्टर से ले रहा हूँ। तो ये हमारा क्षेत्रफल सदिश स्थित है, मतलब हमारा क्षेत्रफल सदिश इस विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तभी क्षेत्रफल या पृष्ठ से पारित फ्लक्स, पारित का मतलब निकलने वाला, तो निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। अभी मैं चित्र बना के भी समझाऊंगा आपको। ये यहाँ पर देखो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब ये बिंदु गुणनफल है या अदिश गुणनफल होता है, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है ऐसा, ए डॉट बी बराबर हमने पढ़ा है ए बी कोस थीटा, ऐसा हमने वहाँ पढ़ा है। तो उसी तरह से मैंने लिखा है फाई बराबर ई डॉट एस, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है इन दोनों सदिशों का, तो इसको अगर ओपन फॉर्म में लिखें तो फाई बराबर उस नियम से आ जाएगा ई एस कोस थीटा, और थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का कोण, ई और एस के बीच का कोण, तो थीटा यहाँ पर ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य का कोण होता है। अब इसको समझने के लिए देखो मैं यहाँ पर एक चित्र को बनाता हूँ। मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, हम किसी विद्युत क्षेत्र में हैं और ये उसकी क्षेत्र रेखाएं हैं जो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब मैंने इमेजिन कर लिया इस चीज़ को। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई एरिया रख देता हूँ, जैसे मान लो ये मैंने कोई एरिया इसमें ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो ये एरिया जैसे अपन इसके अंदर रखेंगे 3D में, समझना आप इसको, ये एरिया उसमें रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे रेखाएं क्या होगी, रेखाएं इससे पास होने लग जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तो मान लो सपोज करो यहाँ पर मान लो 500 मतलब 500 रेखाएं हैं, तो 500 की 500 इसमें से नहीं निकलेगी, कुछ मात्रा में निकलेगी, 500 की 500 नहीं निकलेगी, कुछ रेखाएं जैसे मान लो सपोज करो 100 रेखाएं इसमें से निकल रही है, तो हम कहेंगे इससे निकलने वाला फ्लक्स 100 वेबर है। अभी हम आगे मात्रक की बात करेंगे, तो मात्रक इसका वेबर होता है, तो हम कहेंगे कि इससे 100 रेखाएं निकल रही है, मीन्स फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स 100 वेबर है, ठीक है ना। तो जितनी रेखाएं निकलेगी उनकी काउंटिंग ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर अपन दिखाएं और वेक्टर फॉर्म में, तो ये तो अपना ई वेक्टर हो जाएगा इस तरीके से, और इसके लंबवत हम लेंगे तो ये हमारा एस वेक्टर हो जाएगा। तो ई वेक्टर की डायरेक्शन को मैं कुछ इस तरीके से बता देता हूँ, सब सारा ई वेक्टर इधर ही जा रहा है, तो इसको अपन ई वेक्टर कह सकते हैं। तो ये जो कोण है दोनों के बीच का, ये थीटा कहलाएगा। तो हम इस तरीके से फाई बराबर ई डॉट एस से वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, ठीक है। अब हम इसके मात्रक और विमेय सूत्र की बात करेंगे यहाँ पर। चलिए तो मात्रक और विमेय सूत्र लेते हैं अपन। तो हम निकालेंगे फाई का मात्रक और विमेय सूत्र। देखो नई भौतिक राशि आती है तो हमेशा उसका हम मात्रक और विमेय सूत्र निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो मात्रक और विमेय सूत्र कैसे निकलेगा, हमारे पास फॉर्मूला है फाई का, फाई बराबर ई डॉट एस। तो फाई बराबर ई डॉट एस से हम निकालेंगे, तो ई का जो मात्रक होता है आप जानते हैं, ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, ये अपन ने पहले निकाल रखा है जब अपन ने ई की बात करी थी विद्युत क्षेत्र की। और एस एक एरिया है जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, इसको शॉर्ट में वेबर लिखा जाता है, ठीक है ना, वेबर, शॉर्ट में वेबर लिखा जाता है। अब इसी से हम यहाँ पर विमेय सूत्र भी निकाल लेंगे।
विमल सूत्र कैसे निकलेगा, देखो इसी से निकल जाएगा, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। यहाँ पर फिर अपने को ई को जो है या तो ई का विमल सूत्र डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, या फिर ई को अपन को बल बटा आवेश लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन जानते हैं ई बराबर बल बटा आवेश होता है, F/Q 0 होता है, हमने पढ़ रखा है। तो आप इससे निकाल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यूटन सीधा दिख रहा है। तो न्यूटन बल का मात्रक है, तो बल का विमल सूत्र होता है m1 L1 T-2। नीचे कूलाम आ रहा है, तो कूलाम आवेश के लिए आता है, तो आवेश का विमल सूत्र होता है AT, और मीटर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा L2, यहाँ पर L2 हो जाएगा। तो फाइनली जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 L3 T-3 और A-1। जब हम घात के नियम से इसको हल करेंगे तो इस तरह का हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा देखो, ये तो अपना मात्रक और विमल सूत्र हो गया। दूसरी बात है, फाई एक अदिश राशि है। फाई एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट से निकल रही है। पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट से निकल रही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, बिंदु गुणनफल होता है, उससे बनने वाली राशियां अदिश ही होती है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखें, फाई एक अदिश राशि है। और तीसरी बात यह है कि कभी कभी फाई को हमें सिचुएशन के अनुसार अंतराल के रूप में अल्पमानों के लिए लिखना पड़ता है, या फिर अल्पांश के रूप में भी लिखना पड़ता है। अल्पांश का मतलब अनंत सूक्ष्म रूप से भी इसको निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लो अंतराल या अल्पमान हो, अल्पमानों के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं डेल्टा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप जो न्यूमेरिकल्स आते हैं किताब में बहुत सी जगह लिखे रहते हैं, कभी ऐसा लिखा रहता है, कभी ऐसा लिखा रहता है, आप उससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको यहाँ भी लेके चल रहा हूँ। और जैसे मान लो अल्पांश के लिए आ जाए, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए, तो अल्पांश क्षेत्रफल के लिए आप कैसे फ्लक्स निकालोगे, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर से, ठीक है ना। जहां पर अपन ने अनंत सूक्ष्म रूप से क्षेत्रफल को डिवाइड किया है, मतलब इतना छोटे अपन क्षेत्रफल को बांटते जा रहे हैं कि उसमें सबसे छोटा जो भाग है उसकी सूक्ष्मता अनंत की ओर बढ़ रही है, ठीक है ना। बिल्कुल वह एक तरह से मतलब उसको इमेजिन करना पड़ता है अपने को, एक्चुअल में उसका फिजिकल भौतिक रूप से कोई अपन अस्तित्व वहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं, तो हमें उसको बस इमेजिन करना पड़ता है कि इतना सूक्ष्म है। उसको अपन केवल बोर्ड पे डॉट से दिखाया जाता है, या थोड़ा कभी कभी जूम करके भी दिखाया जाता है समझने के लिए। इतना सूक्ष्म लेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो जनरली ये जो लिया जाता है अल्पांश, ये टोटल कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है, तो हमें इसका समाकलन करके हम कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो समाकलन करके कुल फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल नहीं कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स के लिए फाई बराबर हो जाएगा समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसका हम समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो समाकलन की लिमिट वगैरह जो भी हमारी सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ लेनी पड़ती है। जब इसके डेरिवेशंस आएंगे तब मैं आपको उस बात को बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, न्यूमेरिकल्स करने के पहले हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है कुछ, तो इसका अर्थ क्या है इसको समझते हैं हम। फाई बराबर हम जानते हैं ई डॉट एस वेक्टर होता है, ये भी हम अभी हाल हमने कह दिया कि विद्युत फ्लक्स इसके बराबर होता है, और इसकी ओपन फॉर्म होती है ई एस कोस थीटा, ठीक है ना। अब अपन यहाँ दो केस लेके चलेंगे। पहला केस हमारे पास है जब ई वेक्टर समानांतर, ये समानांतर का निशान है, और एस वेक्टर के मतलब ई वेक्टर एस वेक्टर के समांतर हो, इसको हम कहेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री का केस, ठीक है ना। थीटा बराबर कितना रहेगा 0, क्योंकि जब दोनों समांतर रहेंगे तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री अगर अपन मान यहाँ रखेंगे तो ये कोस 0 बन जाएगा। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ई एस आएगा, और कोस 0 मैक्सिमम मान भी होता है कोस का अपन मैक्सिमम मान जानते हैं 1 होता है, ठीक है ना। 1 से ज़्यादा कोस के मान आते नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ फाई का मैक्सिमम मान मिलेगा। कहने का अर्थ है कि इस केस में हमारे क्षेत्रफल से
अधिकतम फ्लक्स पारित होगा या अधिकतम रेखाएं निकलेगी, ठीक है ना। तो थीटा बराबर 0 डिग्री का स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है कि जिसमें फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम निकलता है। अब इसको मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाता हूँ इस केस को, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास ये अभी यहाँ पर एक ये एरिया है, ये रिंग, ये जो प्लेट है ये एक एरिया है, इसको मैंने इस तरह से आपके सामने रखा है। अब इसका एरिया वेक्टर आप कैसे निकलेगा, ये पृष्ठ है तो एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये देखो मैंने एरिया वेक्टर इसका ये बता दिया है। ये हमारा लाल पेन जो दिखाई दे रहा है आपको, इस एरिया के लंबवत आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, इस एरिया के लंबवत है। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं अपना जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हमको लेना है इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे दोनों परस्पर समानांतर है, ठीक है ना। एरिया वेक्टर, अपना एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों परस्पर क्या हो गए, समानांतर हो गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि इस केस में जैसे मान लो आपका जो ई वेक्टर है, जो आपका क्षेत्रफल सॉरी विद्युत क्षेत्र सदिश है, ये क्या हो रहा है, इस पृष्ठ के लंबवत जा रहा है। जो आपका क्षेत्रफल है इसके उसके लंबवत है या पृष्ठ के लंबवत है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री केस में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, क्षेत्रफल सदिश के तो समांतर होता है। इस चीज को आप, इस बात को पकड़ना आप, मतलब क्षेत्रफल थीटा बराबर 0 डिग्री का जो केस है उसमें विद्युत क्षेत्र जो होता है वह अपने क्षेत्रफल सदिश के तो समांतर होता है, पर पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, ठीक है। ऐसे अपने दूसरा केस ले लें, ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू एस वेक्टर, इसको हम बोलेंगे थीटा बराबर 90 का केस, थीटा बराबर 90 डिग्री या 90 डिग्री हम रखेंगे तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, फाई का मान मिनिमम हो जाएगा, मतलब सबसे कम निकलेगा और इसका मान 0 आएगा, मतलब अपने पृष्ठ से अभी कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा या कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं पारित नहीं होगी। इसको प्रैक्टिकली भी अपन समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास अब ये एरिया है, ठीक है, और अपना जो विद्युत क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में है, अपन ऐसे लिया है अभी इसके पहले भी अपन ऐसे लिया है, इस डायरेक्शन में अपना है, और ये अपना पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो आप देखो दोनों परस्पर लंबवत आ गए हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हो सिचुएशन, देख रहे होंगे आप लोग कि ये अपना ऊपर जो जा रहा है ये तो अपना विद्युत क्षेत्र सॉरी अपना एरिया वेक्टर है, और इधर जो जा रहा है ये अपना विद्युत क्षेत्र है, दोनों परस्पर लंबवत है, ठीक है। तो इस केस में इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स जो रहेगा वो 0 रहेगा। क्यों रहेगा 0, देखो आप इसको अगर लॉजिकली भी अगर देखें तो आप देखो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सब इस पृष्ठ के समांतर निकलती चल जाएगी, ठीक है ना, इसके समांतर निकलती जाएगी, इसके अंदर से कोई नहीं जाएगी, इसके पृष्ठ के समांतर निकलती हुई चली जाएगी, इसके अंदर से कोई पारित नहीं होगी, इसीलिए फ्लक्स का मान यहाँ 0 आ रहा है। तो फ्लक्स का मान यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। पर आप यहाँ भी ध्यान रखना कि थीटा बराबर 90 का केस का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र जो है वह क्षेत्रफल सदिश के क्या है, लंबवत है। विद्युत क्षेत्र जो है वह क्षेत्रफल सदिश के क्या है, लंबवत है। परंतु अगर अपन पृष्ठ से देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, पृष्ठ के समांतर होगा। आप इस केस को यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर अब जो मैंने केस बनाया देखो, तो अगर अपन वेक्टर के हिसाब से देखें तो दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, पर अगर अपन पृष्ठ के हिसाब से देखें तो देखो ये पृष्ठ जो है ये अपने ई वेक्टर के क्या हो रहा है, समानांतर आ रहा है। तो जनरली स्टूडेंट यहाँ गलतियाँ जरूर करता है, इसीलिए मैंने ये केस आपको स्पेशली समझाया है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल की ओर। देखिए आप एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा मैंने यहाँ लिया है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप है। मतलब हमें ये विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उसने दे दिया है, तो हम यहाँ कहेंगे हमारे पास ई वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप है, तथा क्षेत्रफल का मान दे रखा है 5 × 10⁻³ जे कैप। मतलब ये आपको एरिया वेक्टर दे रखा है, क्योंकि पीछे यूनिट देखो आप पीछे यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, इकाई सदिश लगा हुआ है, इसलिए हम इसको कह देंगे एस वेक्टर कह देते हैं। तो एस वेक्टर बराबर दे रखा है 5 × 10⁻³ जे कैप, ठीक है ना। इसको सामान्य रूप से अपन एस वेक्टर कह सकते हैं। तो हमें पारित फ्लक्स का मान बताना है, इस क्षेत्रफल से, जितना इस क्षेत्रफल है इससे पारित फ्लक्स का मान हमें बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो अपन फाई बराबर ई डॉट एस का यूज करेंगे। हम दोनों फॉर्म यूज कर सकते हैं, ये फॉर्म कब यूज करनी है, ये फॉर्म कब यूज करनी है। तो अगर अपने को वेक्टर फॉर्म दे रखी है डायरेक्ट तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर अपने को इनकी वैल्यूज दे रखी है, भाई ई का मान इतना है, एस का मान इतना है, इनके बीच का कोण इतना है, ऐसा दिया हुआ है, तो फिर ई एस कोस थीटा ओपन फॉर्म हम यूज करते हैं। तो अभी तो अपन इस फॉर्म से निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम दोनों का निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ मान रख देता हूँ 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट 5 × 10⁻³ जे कैप।
अब 11th क्लास को थोड़ा याद करना पड़ेगा यहाँ आपको, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना आपने 11th क्लास में सीखा है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है अपने को, अपन जानते ही एक अदिश राशि आती है, तो इसमें रिपीट में कभी आई कैप जे कैप नहीं आएंगे, बस इसमें क्या होता है कि जो इनके गुणांक होते हैं उनको आपस में गुणा किया जाता है। तो आई, जैसे मान लो ये अपना एक पद है और ये दूसरा पद है, तो इधर के आई कैप के गुणांक को उधर के आई कैप के गुणांक से, इधर के जे कैप के गुणांक को उधर के जे कैप के गुणांक से, इधर के के कैप के गुणांक को उधर के कैप के गुणांक से गुणा करके आपस में जोड़ दिया जाता है। ऐसा आपने सीखा है, तो उसी का मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि आपको आता है। इसलिए देखो यहाँ पर इधर आई कैप का गुणांक हमारे पास 200 है, ठीक है ना। इधर इस टर्म में आई कैप है ही नहीं, तो उसका गुणांक हम 0 मान लेंगे, फिर अपन बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। इधर जे कैप का गुणांक 300 है और इधर जे कैप का गुणांक 5 × 10⁻³ है, और के कैप का गुणांक दोनों में नहीं है तो 0 आएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो 200 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो ही जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 300 की 2 शून्य भी इसको दे देते हैं अपन, तो 10⁻⁻1 रह जाएगा ये, तो 3 × 5 बचेगा 15, और -1 का मतलब बटा में 10 चला जाएगा, तो 15/10 हो जाएगा, मतलब हमारे पास आ जाएगा 1.5 वेबर। तो इतना फ्लक्स पारित होगा उस दिए हुए क्षेत्रफल से, ठीक है ना। चलो अगला न्यूमेरिकल में लेता हूँ। तो अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। देखो मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा विद्युत फ्लक्स के रूप में लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, हमने उसको कहा था कि भाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। अब यहाँ पर इसको डिफाइन करना है आपको विद्युत फ्लक्स के रूप में। विद्युत फ्लक्स से आप इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे, तो हम बना सकते हैं, क्योंकि देखो फाई जो विद्युत फ्लक्स है उसके फॉर्मूले में ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, तो यहाँ से हम परिभाषा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैसे परिभाषा बनाऊंगा, यहाँ पर मैं एक स्पेशल केस जो हमारा था थीटा बराबर 0 डिग्री, उससे बनाऊंगा मैं परिभाषा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यदि पहले मैथमेटिकली मैं इसको दिखा रहा हूँ, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, दिस इम्प्लाइज फाई बराबर क्या हो जाएगा ई एस, क्योंकि ई डॉट एस बराबर आप जानते हो ई एस कोस थीटा होता है, और थीटा बराबर 0 पर कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो केवल ई एस बचेगा, ठीक है ना। तो इसको अपन यहाँ से लिखें तो ई बराबर जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा φ/s, ई बराबर बनेगा φ/s। अब आप जानते हो थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब होता है पृष्ठ के लंबवत, इसको अपन पृष्ठ के लंबवत भी बोलते हैं, इस केस को अपन क्या बोलते हैं, पृष्ठ के लंबवत। तो बस यही परिभाषा में ये शब्द अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो मैथमेटिकल फॉर्मूले से कैसे परिभाषा बनाऊंगा मैं, यहाँ पर अगर परिभाषा बनाएंगे अपन, देखो एस को अगर अपन 1 मान लें, एस को अगर इकाई मान लें अपन, तो अपन कहेंगे इकाई क्षेत्रफल से, ठीक है ना। अगर एस को इकाई मान लें अपन तो इसका मतलब क्या होगा, ई बराबर फाई आएगा। अगर एस की वैल्यू हम 1 मान लें तो ई बराबर फाई आएगा, तो फाई का मान ही ई का मान बनेगा। तो यहाँ पर अपन कैसे कहेंगे इस चीज़ को कि एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से, एकांक का मतलब 1 से, एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है ना। अब केस क्या चल रहा है, थीटा बराबर 0 मतलब पृष्ठ के लंबवत, तो एकांक क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होती है। तो हमने मैथमेटिक्स से अपन ने फॉर्मूला बना लिया, अपन ने परिभाषा बना ली है। देखो बहुत सिंपल होगी, दोबारा एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या किया है कि फाई बराबर ई डॉट एस होता है, फाई बराबर इसका मतलब ई एस कोस थीटा होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री का स्पेशल केस अपन ने लिया। इस केस को अपन पृष्ठ के लंबवत केस भी कहते हैं, जो मैंने आपको इसके पहले समझाया था। तो इससे फाई बराबर ई एस आ गया, तो ई को अपन को परिभाषित करना है, तो ई बराबर मैंने लिख दिया φ/s। अब हम क्या करेंगे कि नीचे का जो पद होता है उसको इकाई मान लिया जाता है, मतलब 1 मान लिया जाता है। तो 1 मानने पर ई का मान जो बनेगा वो फाई के बराबर बनेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर ही आएगा ई का मान। तो इसी को अपन ने यहाँ पर परिभाषित किया है, हमने लिखा है कि एकांक क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है, मतलब ई के बराबर है। तो इस तरीके से हम
विद्युत फ्लक्स के रूप में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आप इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो और थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो। डायरेक्ट थ्योरेटिकली भी आप एग्जाम में डेफिनेशन लिख सकते हो। मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगला जो मेरा न्यूमेरिकल है वो देखो आप, इसमें लिखा हुआ है कि 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में इतने मान का एक विद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है। ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है अभी आपको विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है कि इसमें 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहे जो वाईजेड तल में स्थित है। मतलब 20 मीटर स्क्वायर कोई एरिया है जो वाईजेड तल में रखा हुआ है, ठीक है ना। इस क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स पारित होगा, मतलब कितना फाई होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो आप देखो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र तो उसने दे दिया वेक्टर फॉर्म में, पर हमें एरिया जो है वो हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया। हमें सम से कहा कि एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, उसका केवल वैल्यू दे रखी है, परिमाण दे रखा है, इसकी डायरेक्शन नहीं दी हुई है। तो हम उसने पर डायरेक्शन निकालने के लिए हमें साथ में एक चीज़ और दे दी कि ये एरिया जो रखा हुआ है वो वाईजेड तल में रखा हुआ है। अब इसका अपन अर्थ कैसे निकालेंगे, वाईजेड तल से इसका अपन एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे, ये हमें यहाँ समझना है। तो देखो बहुत सिंपल है, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस जो अपनी होती है उनके अकॉर्डिंग सोचो आप। एक्स वाई जेड जैसे मान लो ये है हमारे पास, तो इसमें वाई जेड तल कौन सा रहेगा, तो ये जो तल होता है इधर इस तरीके से ये वाई जेड तल होता है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो हमारा तल होता है इस तरीके का, ये वाई जेड तल होता है, ठीक है ना। तो ये वाई जेड तल कुछ इस तरीके से, ये बोर्ड में तो आपको डॉट से दिखाना पड़ रहा है, कुछ इस तरीके का होता है। तो इस वाई जेड तल की डायरेक्शन अगर आप लोगे तो इसकी डायरेक्शन इसके लंबवत इस तरीके से आएगी, ठीक है ना, जो एक्स अक्ष की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा क्षेत्रफल सदिश का यूनिट वेक्टर आई कैप आएगा, क्योंकि वाई जेड तल की जो डायरेक्शन है वो एक्स दिशा में जा रही है। तो अब अपना काम सिंपल हो गया। हम यहाँ पर ई वेक्टर को तो लिख सकते हैं 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमारा एरिया वेक्टर जो है एस वेक्टर वो हमारे पास हो जाएगा 20, तो उसका परिमाण, उसकी डायरेक्शन हमने पता लगा ली आई कैप। बस अब हमारा काम हो गया। अब हम फाई निकाल लेंगे, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दोनों वेक्टर फॉर्म में आ गए हमारे पास, तो हम इससे निकाल लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म से रखेंगे 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डॉट एस वेक्टर का मतलब हो गया 20i कैप। अब देखो इसमें जे कैप के कैप के गुणांक नहीं है, तो वो 0 0 होंगे, तो वो जब उसके गुणांक इसके गुणांकों से गुणा होंगे तो सब 0 बनेंगे। तो इसका मतलब आई कैप का गुणांक ही केवल काम करेगा यहाँ पर। तो आई कैप के गुणांक ले लो आप, तो आई कैप का गुणांक यहाँ 6 है और यहाँ 20 है, बाकी टर्म सब 0 आएगी। तो कुल मिला के 120 वेबर फ्लक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दो बहुत अच्छी क्वेश्चन अपन ने ये कर लिए अब यहाँ पर, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, फिर ये टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं, मज़ा आ रहा होगा भाई स्टूडेंट आपको, ठीक है ना। थोड़ा मैं सीरियस कभी कभी हो जाता हूँ भाई क्वेश्चन बताते बताते, तो आप मज़ा लेके पढ़िए। चलो करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिया है यहाँ पर ना। क्वेश्चन नंबर 15, ई वेक्टर बराबर, इसमें दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई के, मतलब वेक्टर फॉर्म दे रखी है, न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक है, पर विचार कीजिए कि ये कह रहा है कि इस विद्युत क्षेत्र पर विचार कीजिए। आई कैप में होने का क्या मतलब है, देखो ई की डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सब किधर जा रही है, एक्स अक्ष की तरफ जा रही है। जैसे मान लो ये डायरेक्शन में एक्स अक्ष मान लो, तो सब रेखाएं इधर जा रही है इस तरीके से, ठीक है ना। इधर से कोई विद्युत क्षेत्र आ रहा है पीछे से, वो इधर निकल के जा रहा है, वो आई कैप की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है आपसे दो क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। ये कह रहा है कि इस क्षेत्र का मतलब इस विद्युत क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाईजेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। इस लाइनों का अर्थ यह है कि हमें एक 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग लेना है, मतलब अपना ये एरिया हो जाएगा वर्ग, और इससे निकलने वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। और उसने कहा है कि ये जो वर्ग है ये कैसे रखा हुआ है कि इसका जो तल है, वर्ग का जो तल है वो वाईजेड तल के समानांतर है। मतलब वर्ग इस तरह से रखा हुआ है कि वर्ग का खुद का तल वाईजेड तल के क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पर हमें वापस क्या करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो इसने जो कंडीशन दी है उसके अनुसार वापस वही चीज़ हो गई। जैसे मान लो कि मैं बताता हूँ आपको, देखो समझना ध्यान से, मैं 3D यहाँ क्रिएट करता हूँ एक बार, ठीक है ना। ये मैंने 3D यहाँ पर क्रिएट करी है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये जैसे मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और या जेड डायरेक्शन है आपकी तरफ। तो ये वाई है और ये जेड है, तो ये वाई जेड तल हो गया हमारा,
ये वाई जेड तल हो गया। तो इस वाई जेड तल की जो डायरेक्शन है, इसकी जो यहाँ पर तल है, इसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आपका वर्ग रखा हुआ है, मतलब वर्ग भी इसी में रखा हुआ है वो, ठीक है ना, ये वर्ग रखा हुआ, मान लो मेरा हाथ वर्ग है। तो अब आपको क्या करना है, इस वर्ग की डायरेक्शन देखनी है। तो इस वर्ग की डायरेक्शन किधर आएगी, इसके तल के लंबवत, मतलब इस तल के क्या होगी, लंबवत आएगी। तो देखो ये किधर जाएगी, एक्स अक्ष की ओर जाएगी। इसका मतलब एरिया वेक्टर जो आएगा वो एक्स अक्ष की ओर आएगा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक पहले का आंसर देता हूँ मैं, आंसर ऑफ ए। तो आंसर ऑफ ए में हमारे पास देखो यहाँ पर ई वेक्टर तो हमारे पास है ही सही। ई वेक्टर तो कितना है हमारे पास, 3 इंटू 10 की घात 3 आई कैप। और फर्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे, तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा हमें। तो एरिया वेक्टर देखो क्या बनेगा यहाँ पर, एक मिनट, एस वेक्टर बराबर बनेगा ए स्क्वायर आई कैप। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि हमारे पास वर्ग है, वर्ग की भुजा को मैं ए मान लूँगा, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन मैंने भी आपको वाई जेड तल से समझाई दी कि जो वर्ग रखा हुआ है वाई जेड तल में रखा हुआ है, तो वाई जेड तल के लंबवत जो डायरेक्शन आती है, क्योंकि अपन जनरली एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ लेते हैं, उस तल के लंबवत लेते हैं। तल के लंबवत अपन जाएंगे तो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आई कैप ले लिया। तो अपन यहाँ निकाल लेंगे, देखो अब 10 इंटू 10 की घात -2, ये तो मैंने मीटर में ले लिया, और इसका हम स्क्वायर लगा देंगे। भुजा को मैंने मीटर में लेकर उसका स्क्वायर ले लिया इंटू आई कैप। तो कुल मिला के मेरे पास ये अंदर 10 की घात -1 बचेगा, उसका वर्क करूँगा तो मैं 10 की घात -2 आई कैप। तो ये मेरे पास एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सोल्यूशन करते हैं अपन। तो फाई की वैल्यू जब निकालेंगे अपन, तो फाई बराबर ई डॉट एस। समझ में आ रहा होगा भाई आप लोगों को, अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को ज़रूर पूछना। 3 इंटू 10 की घात 3, मैं और बेहतर कुछ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इंटू आई कैप हमारे पास दे रखा है, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है 10 की घात -2 आई कैप से। तो देखो दोनों में आई कैप ही है, तो आई कैप के गुणांकों को गुणा करना है बस हमें, ठीक है ना। इंटू हो जाएगा 10 की घात -2, बाकी आई कैप हट ही जाता है बाद में, डॉट प्रोडक्ट का नियम है। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ बचेगा ये -2 3, एक 10 बच जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 30। तो 30 वेबर हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 30 वेबर हो जाएगा। देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर जिनमें हमें 3D की है, 3D में उसको समझने की आवश्यकता होती है। तो आप अपना खुद का भी एक इमेजिनेशन बना के और इन क्वेश्चंस को करना। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया बस उससे काम चल गया। जब आप इसको रिपीट करो दोबारा, तो आप इनको दोबारा रीइमेजिन करना, सिचुएशन को रीइमेजिन करना, और उससे आप देखना कि सर ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग अपन वैसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आप खुद से इमेजिनेशन करोगे तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड होगा। चलिए अब मैं दूसरा ले लेता हूँ। अगला बी वाला हम पार्ट इसका करते हैं हल। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। जो पहले क्वेश्चन में जो वर्ग था उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, यदि इसके तल का अभिलंब, मतलब वर्ग के तल पर हमें अभिलंब खींचना है। तो वर्ग के तल पर अभिलंब का मतलब हो गया एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या कर रहा है, एक्स अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाता है। इस सिचुएशन में हमें वर्ग से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में अपने को ज्योमेट्री का यूज भी करना चाहिए। भाई ज्योमेट्री का यूज करने से क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो मैं इसकी ज्योमेट्री को ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पर हमें पता है कि ई वेक्टर जो है वह आई कैप की डायरेक्शन में, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में है। तो अपना ई वेक्टर तो जो हो गया वो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा ई हो गया। अब एक वर्ग जो है, ये वर्ग जैसे मान लो इस तरीके का मान लो आप, ये हमारा वर्ग हो जाएगा। और इस पर जो अभिलंब है, इस पर अभिलंब अपन जानते हैं एरिया वेक्टर होता है। तो ये क्या कह रहा है कि ये अभिलंब क्या कर रहा है, एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये वाली सिचुएशन हमें दे रखी है इसमें। तो इस वर्ग से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, इधर से जो रेखाएं आ रही है वो कितनी निकलेगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो एक कुल मिला के हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का कोण 60 डिग्री है। ये हमें यहाँ पता लग गया। तो हमें यहाँ पर ओपन फॉर्म से आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोण आ गया। अब तो हम निकालेंगे यहाँ पर फ्लक्स फाई बराबर होता है ई एस कोस थीटा, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम ई की वैल्यू लेंगे, ई का परिमाण लेंगे। तो परिमाण ले लो, आगे वाला परिमाण ही है 3 इंटू 10 की घात 3। एस एरिया कितना है, तो एरिया जो है वो भुजा स्क्वायर से निकालेंगे अपन। तो भुजा स्क्वायर से मतलब 10 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ये भुजा, फिर भुजा को मीटर में बदला, फिर इसका वर्क कर दिया, ये इसका मान हो गया। और कोस ले लेंगे 60, कोस 60 की वैल्यू रख देंगे। अब देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की घात 3, ये 10 की घात -1 बचेगा अंदर, वर्क करेंगे 10 की घात -2, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है।
ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा 30/2, मतलब आ जाएगा 15 वेबर। तो मैं तरह तरह के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपके लिए लेके चल रहा हूँ, ताकि आपका हर तरह का न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले हमें 12th लेवल पे बेसिक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आ जाने चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हमें अच्छे आ जाने चाहिए। अगर यहाँ पर अपना कंसेप्ट और उससे जुड़े हुए छोटे न्यूमेरिकल करने की पावर हमारे अंदर आ गई, तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम IIT नीट वगैरह के जो थोड़े से अप लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं उनको ना कर पाए, उनको अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे धीरे धीरे आप अपने कंसेप्ट को अच्छा बिल्ड कीजिए, उसके साथ साथ आप न्यूमेरिकल पर भी मेहनत कीजिए, ठीक है ना, ताकि हमारा आगे जो टारगेट है अपना IIT का नीट का वो कंप्लीट हो सके। साइंस का स्टूडेंट का ये मेन टारगेट होता ही है, हम जानते हैं, वो साइंस इसीलिए लेता है कि हम उसका मेन टारगेट अचीव कर पाएँ, ठीक है ना। आपका कोई अन्य टारगेट हो तो वो अलग बात है, पर जनरल स्टूडेंट का यही टारगेट रहता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। आज मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए, और अपने थ्योरी को भी अपन ने बहुत डीपली, बहुत डेप्थ में समझा, कंसेप्ट को बहुत डेप्थ में समझा हमने। और वो बात विशेष कर ध्यान रखना जो मैंने थीटा वाले केस में आपको बताई थी, थीटा जीरो का मतलब दो तरह से निकलता है। थीटा बराबर जीरो का मतलब एक तो लंबवत होना, पृष्ठ के तो लंबवत होना, और एरिया वेक्टर का समानांतर होना। वो जो केस बताया था मैंने, उसको स्पेशली आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उसमें वो बहुत सी बार आपको न्यूमेरिकल में भ्रमित कर देता है, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया टॉपिक कंप्लीट। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।